बिहार में एनडीए का कुनबा बढ़ गया है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बातें साफ नहीं हो पाई हैं, किसको कितनी सीट दी जाएगी। वहीं अब चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और खबर आ रही है कि एनडीए के घटक दल में पशुपति पारस एक अहम जो हिस्सा है वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा। अब यहाँ पर अगर बात सूत्रों की माने तो 5 सीटें दी गई थी पशुपति पारस और चिराग पासवान को, लेकिन तवज्जो इसमें चिराग पासवान को ज़्यादा दी गई है पशुपति पारस की अपेक्षा, जिसको लेकर यहाँ पर अभी पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि वो जब तक बिहार की लिस्ट जारी नहीं हो जाती तब तक वो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो आगे का भी रास्ता वो देखेंगे। फिलहाल जब इसी चीज़ को लेकर बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो अभी नवनियुक्त मंत्री हैं, जब उनसे हमारे संवाददाता ने बात की या फिर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन मंत्रियों का कहना था कि भाई बर्तन हैं खटकते हैं और हर घर में बर्तन होते हैं वो खटकते हैं, तो ऐसी कोई नाराज़गी की बात नहीं, अगर नाराज़ है तो उन्हें बना लिया जाएगा। चलिए आपको भी सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है। कार्यकर्ता को जो काम मिलता है कार्यकर्ता उसे करता है, तो कार्यकर्ता के रूप में जो काम मिलेगा निश्चित रूप से हम लोग उसको करेंगे। आज बैठक बुलाई गई है, अभी सारे मंत्री लोगों की बैठक हो रही है। जी हमारी बैठक होगी निश्चित रूप से, हमारा अभी चुनाव है, चुनाव के लेके हम लोग काम करेंगे ही। आज लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलान होने जा रहा है बिहार में, निश्चित हम लोग करेंगे। लोकसभा का ही तैयारी हमने 40 की 40 सीट और 400 पार के करेंगे तो 400 पार होगा। तेजस्वी यादव पता नहीं, अभी तो विभाग बढ़ेगा। तेजस्वी यादव सवाल भारत की ऐसे कुछ नहीं होने वाला है भैया, वो सिर्फ हवा पानी हो गया। देश में और खासकर बिहार प्रदेश में 40 सीटें की बिहार प्रदेश है और बिहार की जनता ने मन बना चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीरें खींचा है। देश में जाति व्यवस्था धर्म को जिस तरह से लोगों ने जकड़ करके रखा था, गरीबी में उलझा करके रखा था, जाति धर्म मजहब में फंसा करके रखा था, उसको देश और प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी निकालने का काम किया है। बिहार प्रदेश में 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के कदमों में जाएगा। ये परिवार का बात है। मुझे लगता है कि एक परिवार में जब लंबे कुनबा होते हैं तो हंसी खुशी से परिवार चलता है, उसमें किसी की नाराजगी होती है तो घर के मुखिया गार्जियन बैठते हैं, उसको सुलझाने का प्रयास। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, एनडीए का कुनबा बिहार में तो बढ़ा है, लेकिन इस कुनबे में अब नाराजगी भी देखने को मिलने लगी है। पशुपति पारस अब साफ तौर पर नाराज दिख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है भाई 5 साल तक हम गठबंधन में रहे और हमने गठबंधन का धर्म निभाया है, लेकिन अब उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए मनीष, जिस तरीके से कल तक या कहें कि एक दिन पहले तक पशुपति पारस अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के घटक दल मान रहे थे और अचानक से जब जिस सम्मान की बात कर रहे हैं वो इससे ठीक पहले के बयान को अगर देखिए तो हमेशा से कहते रहे पशुपति पारस कि मैं एनडीए का घटक दल हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हूं और मैं उनके साथ ही जब तक जीवित रहूंगा। लेकिन राजनीति चीज़ ही ऐसी है कि जब सम्मान की बात होती है, जब महत्वाकांक्षा की बात होती है और जब कुछ अपनी कुछ अलग तरीके से चाहत होती है तो उस चाहत में कहीं ना कहीं ये जो शब्द हैं वो लोग भूल जाते हैं कि हमने पहले क्या बयान दिया था। लिहाजा ये ज़रूर कह सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस जो कहते थे कि जब तक रहूँगा तब तक एनडीए के साथ रहूँगा, आज सम्मान की बात कर रहे हैं और आज ये बात कह रहे हैं कि शायद हम कहीं और भी जा सकते हैं। यानी कि ये ज़रूर है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अभी मैं एक बात बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर ये भी है कि जिस बीजेपी की अहम बैठक अभी से थोड़ी देर पहले चल रही थी और जाने से पहले लगभग सभी दलों के सभी नव नियुक्त मंत्रियों के जो बयान आ रहे थे वो साफ कह रहे थे कि बर्तन टनटनाता है, सब कुछ घर में होता है, कला होती है, लेकिन घर में सब लोग ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही अभी मीटिंग खत्म हुई है, जो नेताओं के बयान आ रहे हैं उसमें अब कहीं ना कहीं वो बयान में बदलाव है और शायद अंदर ये बातें स्पष्ट हो गई है कि अगर जो एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ जो चीज़ें डील की गई हैं
उसी पर ही अब बात बनेगी। अब जिनको रहना है रहें, जिनको जाना है जाएं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। वहीं इस मसले पर हमने पशुपति कुमार पारस के नाराज़गी की और सम्मान की बात जवाहरी सहनी से की है, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी विधान परिषद में उस वक्त रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। और तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुई जब चुभती है तो कुछ लोगों को बातों ही बातों में पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ लोगों को सुई चुभती है और अचानक से कहते हैं कि आहा बहुत सुई चुभ रही है। तो ये जो अंदाज है कहने का, अभी हमने थोड़ी देर पहले वो बाइट भेजी है हरीश सहनी की, उस बाइट को अगर आप देखें या सुने तो आपको लगेगा कि ये जो बदलाव आया है मीटिंग के ठीक बाद का, ये कहीं ना कहीं अब लगता है कि पशुपति पारस के अगर जाना चाहते हैं या कहीं उनको अगर ज़्यादा बेहतर सम्मान मिलता है तो वो जा सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज भी चिराग पासवान और पशुपति, जो कि चाचा भतीजे की पार्टी है, वो दोनों को एक ही पार्टी मानती है और एक ही तरीके से डील करती है। अब रही बात हाजीपुर के चुनाव लड़ने की, तो एक दिन पहले तक पशुपति पारस ने सहमति जताई थी, लेकिन उसके बाद उनके दलों में क्या हुआ कि तमाम जो वर्तमान सांसद हैं वो अपने सिटिंग सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो लिहाजा जब वो सिटिंग सीट नहीं छोड़ेंगे तो लड़ाई लड़नी होगी और लड़ाई होगी एनडीए के साथ ही। इसलिए अब हाजीपुर सीट से कौन जीतेगा, कौन लड़ेगा, ये तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पशुपति पारस वहाँ से दावा कर रहे हैं, चिराग पासवान वहाँ से दावा कर रहे हैं और यही सीट दोनों चाचा भतीजे की लड़ाई का मुख्य केंद्र है। इसके अलावा एनडीए ने साफ कर दिया है कि अब अगर आपको लगता है कि कहीं सम्मान मिल रहा है इससे ज़्यादा तो आप जा सकते हैं। यानी कि ये अब तय है कि आने वाले कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पशुपति कुमार पारस को ये तय करना होगा कि जो बातें पहले से डील हुई है उस पर उनको या तो तैयार होना होगा, और अगर इससे ज़्यादा कहीं सम्मान, इससे ज़्यादा कहीं कुछ मिल रहा है तो वो वहाँ जा सकते हैं। तो इस वक्त हलचल का माहौल है, सियासी घमासान मचा हुआ। मनीष, अच्छा, कुल मिलाकर बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि हो सकता है कि अब पशुपति पारस के बिना ही बिहार में लड़ाई लड़नी है। इसको लेकर भी मीटिंग में शायद कहा गया है कि आप इस चीज़ को लेकर तैयार रहें, ताकि आपके कोर वोटर जो हैं, जो बेस वोटर हैं, वो इधर उधर ना जाए। हो सकता है अगर पशुपति पारस नाराज होंगे तो हो सकता है कि वो महागठबंधन की ओर रुख कर ले और वहां से वो चुनाव लड़े। तो ऐसे में तैयारी क्या की गई है एनडीए की तरफ से कि अगर पशुपति पारस नाराज हो जाते हैं और वो महागठबंधन की ओर चले जाते हैं, चूंकि 5 साल तक वो एनडीए के साथ रहे हैं, तो दांव पेच तो वो समझ ही गए होंगे एनडीए का दांव पेच क्या है। तो ऐसे में क्या तैयारी की जा रही है बिहार में? और देखिए, बिहार के अंदर अब एक नई रणनीति शायद तैयार हो, वो इसलिए भी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कैलकुलेशन है वो भारतीय जनता पार्टी पहले ही कर चुकी है। और लोकसभा चुनाव से पहले उनको लग रहा था कि कौन अगर चला जाता है एनडीए से तो नुकसान क्या होगा, लेकिन एनडीए में चिराग पासवान रहें या पशुपति कुमार पारस रहें, वोटिंग और परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उनकी समुदाय, उनकी जाति के जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो बिल्कुल एकजुट रहेंगे। दोनों के बीच जो भले ही बंटवारा हो पार्टी के अंदर, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन इतना ज़रूर है कि चिराग के जो सोशल मीडिया पर जो चहलकर्मी है या सोशल मीडिया पर जो प्रशंसक हैं वो पशुपति से बहुत ज़्यादा हैं और पशुपति के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में ये ज़रूर कह सकते हैं कि पार्टी तोड़ करके भले ही चिराग पासवान को कमज़ोर करने की कोशिश उनके चाचा ने की हो, और ये दावा करते रहे हैं कि रामविलास पासवान की जो विरासत है वो विरासत कहीं ना कहीं पशुपति पारस के पास में है, क्योंकि वो भाई हैं। लेकिन आज दुनिया जानती है कि भाई से ज़्यादा विरासत के तौर पर बेटे का हक होता है। और ऐसे में चिराग पासवान लगातार से सक्रिय रहे हैं बिहार के अंदर और पार्टी के अंदर, और जो आरोप उनके ऊपर लगता रहा है कि वो पार्टी के से ज़्यादा वो दिल्ली में या बाहर में समय बिताते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ जो उन्होंने पिछली लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाई है, अपना जनाधार बताया है, उससे यही लगता है कि पशुपति पारस से कहीं ना कहीं जो अपने चाचा से 20 पर रहे हैं भतीजे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ को जान रही है कि एनडीए के अंदर जो एलजेपी दो खेमे में है वो एक ही है, और वो है चिराग पासवान। तो ऐसे में अब चाचा रहें ना रहें, अब एनडीए के अंदर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान का होना ही पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बात है। और पार्टी के अंदर शायद ये बातें ज़रूर लग रही होगी कि अगर 1-2 सीटें
जहाँ से वो लड़ने की बात कर रहे हैं, जैसे कि पशुपति पारस चाहते हैं कि नवादा से सीट लड़ें, पशुपति पारस चाहते हैं हाजीपुर उनकी सीटों, और खुद देखिए ना कि उनके दलों के सांसद अब चिराग पासवान के पास जा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं अब उन तमाम लोगों को लग रहा है कि पिछली बार की बात कुछ और थी, इस बार 2024 की जो लड़ाई है उसमें अगर जो नरेंद्र मोदी के साथ होगा तो वो इस गंगा को, इस नदी को पार कर जाएगा और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत मिल जाएगी। तो इसलिए पशुपति पारस के सम्मान की बात, पशुपति पारस की नाराज़गी की बात अब जो है भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उनको अब दरकिनार करने लगी है, क्योंकि मान मनोबल का भी एक दौर होता है, आप उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को बनाया गया, उपेंद्र कुशवाहा को बनाया गया, लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान को बनाया गया, और अब पशुपति पारस को अगर लगता है कि नहीं अब नाराज़गी है तो फिर वो अपना रास्ता देख सकते हैं। इसलिए एनडीए में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर पशुपति पारस महागठबंधन के साथ लड़ाई लड़े, चाहे वो अपनी एकला चलो की नीति अपनाए, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि एनडीए में जो है उसी में कहीं ना कहीं 40 सीटें जीतनी होगी। जी कहीं अच्छा ये भी तो है ना कि यहाँ पर देखिए जो हम बात करें चिराग पासवान, तो चिराग पासवान भारी पड़ते हुए नजर आए यहाँ पर चाचा के ऊपर, मतलब भतीजा जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि इतना मान मनव्वल हुआ जितना चिराग पासवान का, बल्कि 5 साल तक कैबिनेट में रहे, माफ़ कीजिएगा केंद्र में रहे हैं पशुपति पारस। बावजूद इसके अगर चिराग पासवान को तरजीब और उनको ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी जान गई है कि आने वाला फ्यूचर जो है वो चिराग पासवान ही है बिहार में, इसलिए जो है चिराग पासवान को रखना ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल, देखिए जब पिछली लोकसभा मनीष जी, जब पिछली लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को अगर आप उसको काउंटिंग करें तो चिराग पासवान का खुद का निर्णय था, या हो सकता है कि अमित शाह के साथ डील हुई हो कि हमको कहाँ कहाँ पे आपको अपने प्रत्याशी उतारने हैं, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी ने चिराग पासवान ने जो उस वक्त अपने कैंडिडेट खड़े किए थे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं था, वो लड़ाई जेडीयू के खिलाफ थी। यानी कि जेडीयू को नुकसान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की कहीं ना कहीं कोई बातें या डील हुई होगी, क्योंकि चिराग पासवान का एक ही उद्देश्य था कि हम एनडीए में रहें या ना रहें, लेकिन हम ये नुकसान जेडीयू को ज़रूर करेंगे। तो ऐसे में वो दौर कुछ और था, लेकिन अब जब जेडीयू साथ में है तो अब ये जो लड़ाई है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सत्ता की मलाई है वो पशुपति पारस पिछले 5 सालों से केंद्रीय मंत्री का दर्जा लेकर पाते रहे हैं। इस बात से चिराग पासवान ने कभी कोई मलाल जाहिर नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि केंद्रीय नेतृत्व जो काम जो कहेगी वही महत्वपूर्ण होगा, और यही कारण है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़दीकी रहे हैं। भले ही कैबिनेट का दर्जा उनको ना मिला हो, मंत्री पद में ना रहे हो, लेकिन वो चाहते तो एक सीट वो भी ले सकते थे, लेकिन उसकी चिंता उन्होंने नहीं की, क्योंकि 2024 में अब जो डील होगी, अब उस डील के मुताबिक अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान का कद बढ़ेगा, और इसके अलावा विधानसभा के चुनाव में भी चिराग पासवान स्टार प्रचारक के रूप में भी हैं, न सिर्फ अपने पार्टी सुप्रीमो हैं बल्कि अब वो एनडीए के स्टार प्रचारक के रूप में घूमेंगे। और जो कहीं ना कहीं उनके चाचा जो हैं पशुपति पारस वो इस मामले में पिछड़ गए। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि दुनिया सोशल मीडिया का क्रेज़ है, सोशल मीडिया में किसका क्रेज़ कितना है ये भी देखती है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चिराग पासवान 20 ही नहीं बल्कि 21 पड़े हैं अपने चाचा के ऊपर, और चाचा कहीं ना कहीं अब तो चाचा के जो सहयोगी हैं वो धीरे धीरे भतीजे के दामन थाम रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर यही होगा कि अगर ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा महत्वाकांक्षा और ज़्यादा छोटे दलों की जो बड़ी डिमांड होगी, अब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जितना करना था कर चुकी है, और आज के इस मीटिंग में कम से कम दबी जुबान से उन्होंने साफ कर दिया। और ख़ासतौर पे हरी सैनी की अगर बात करें तो हरी सैनी ने भी साफ कर दिया कि संगठनात्मक चुनाव हुए हैं, और इस चुनाव में जिसको सुई ज़्यादा चुभती है लगती है तो कुछ लोग बातों ही बातों में उस सुई का एहसास नहीं होने देते, लेकिन जिनको चुभती है वो कुछ ज़्यादा ही हल्ला या गुदाल करते हैं। तो ऐसे में अब अंतिम समय में पशुपति पारस को अगर शांति से रहना है तो रहें, अदरवाइज वो सम्मान जहाँ मिलता है, उनकी पार्टी को अगर कहीं तवज्जो मिल रहा है तो स्वतंत्र है, वो जा सकते हैं। तो कहने का मतलब बहुत साफ है, एनडीए के अंदर
अब ये बहुत ज़्यादा मान मनोबल का दौर नहीं चलने वाला है। साफ तौर पे 40 की जो लड़ाई है उसमें सीटों का बंटवारा तय हो गया है और आज शाम को जैसे ही 3 बजे अधिसूचना जारी होगी, ठीक उसके बाद संभवतः भारतीय जनता पार्टी की भी लिस्ट जारी होगी और उसके बाद जो निर्णय लेना होगा पशुपति पारस को वो ले सकते हैं। जी क्योंकि पशुपति पारस तो इसीलिए बैठे हैं कि वो तो लिस्ट के लिए बैठे हैं कि लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि लिस्ट में किसका किसका नाम है, किसका किसका नाम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर भाई यहाँ पर तो चीज़ें तो तय पहले से होंगी तभी तो लिस्ट जारी करेगी बीजेपी। पता चला लिस्ट उसने पहले से बीजेपी ने जारी कर दी, उनको 1-2 सीट भी दे दी, तो उसके बाद वो कहते हैं जी हम नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या अभी डीलिंग नहीं हो पाई है क्या पशुपति पारस की, क्योंकि वो तो लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए लिस्ट फाइनल हो चुकी है, लिस्ट का और आंकड़े भी फाइनल हो चुके हैं, यह तय हो गया है। लेकिन अब इस तय तमन्ना के बावजूद भी अगर देखते हैं मंडप पे कई दूल्हे जो हैं वो रूस जाते हैं, उनको कुछ और डिमांड चाहिए। तो कुछ दूल्हे ऐसे ही हैं राजनीति में जो मंडप जो मतलब जो पहले तय तमन्ना के बाद भी उनको लगता है कि मंडप पे रूसने वाला जो बीद है उसमें कुछ ना कुछ और ले लिया जा सकता है। तो अमूमन बिहार के जो दूल्हे हैं वो घड़ी सिकड़ी ये सारी चीज़ें तो मिल जाती है, लेकिन मंडप पे जब विदाई से पहले जो होता है उसमें वो दूल्हा जो है रूस करके वो ऐसी डिमांड कर देता है जो वो पूरी करनी पड़ती है। तो ऐसे में वो 1-2 रस्म बाकी है और मुझे लगता है कि ये रस्म अदायगी भी जल्दी हो जाएगी। और रूसने और मनाने का जो दौर है, मान मनोबल का जो दौर है राजनीति में, उसमें अगर अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बात अगर कह दें तो उसको टाल पाना भी पशुपति पारस के लिए एक चुनौती होगी। क्योंकि अगर पशुपति पारस जो इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, अब वो जनता के बीच में क्या कहेंगे? 5 साल मलाई खाने के बाद, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो क्या कहेंगे? अगर इनकी नाराज़गी होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो वो पहले ही इस्तीफा दे चुके होते। अब तो इस्तीफा देने का नहीं, अब तो लोकसभा चुनाव में जाने की दौर की घड़ी है। तो ऐसे में जनता के बीच में भी इनका जो इमेज है ऐसे नेताओं का, वो भले ही अगर जातिगत वोटर भले ही मतलब कुछ हो, लेकिन जो समझदारी या जो व्यक्तिगत तौर पे इस चीज़ों को समझता है लोकतंत्र की अच्छे शब्दों में, तो वो इन चीज़ों को ज़रूर समझेगा कि भाई 5 साल आप रहते हैं सत्ता के साथ, मलाई खाते हैं, जब आपको सीटें नहीं मिलती है तो आप बाहर हो जाते हैं और उनके खिलाफ अगर आप कहें कुछ भी कहेंगे तो जनता सिर्फ हंसेगी और जनता जानती है कि सही समय पर क्या करना है। क्योंकि अब तो जनता मालिक है। अब पशुपति बोले चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जनता को सब पता है पिछले 5 सालों में आपने क्या किया है और क्या किनके लिए किया, किसके लिए किया है। आज भी जो सांसद की बात कर रहे हैं पशुपति पारस, उसमें वो परिवारवाद की ही पार्टी है, तमाम पार्टियां। प्रिंस कौन है, उनके परिवार के लोग हैं, और उसके अलावा देखिए जिनके लिए वो टिकट मांग रहे हैं वो कौन है, ये तमाम जो लोग हैं वो वही हैं, उनके इर्द गिर्द हैं। तो ऐसे में रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है। रामविलास पासवान एक बड़े राजनीतिक और मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते रहे हैं पूरे बिहार में, और बल्कि पूरे देश भर में सत्ता के सबसे नज़दीक रहने वाले अगर कोई शख्स है जो लगभग सभी पार्टियों में मंत्री पद रहे हों, वो है, उनका नाम हुआ करता था रामविलास पासवान। तो ऐसे में कुछ गुण तो उनके भाई के अंदर, कुछ गुण तो उनके बेटे के अंदर जरूर होगी। इसलिए इस बात को चिराग पासवान भली भांति जानते हैं कि सीटें कम हो, लेकिन रामविलास पासवान की तर्ज पे मौसम की अगर थोड़ी बहुत भी समझ होगी तो आने वाले दिन किनके हैं ये चीज़ें बेहतर जानते होंगे। तो ठीक है, पशुपति पारस भी निर्णय ले सकते हैं, वो भी स्वतंत्र हैं, और चिराग पासवान ने तो निर्णय ले लिया है। और चिराग पासवान के जो डील हुई है एनडीए के अंदर, वो डील लगभग फाइनल है। जिनको रहना है रहें, जिनको जाना है जाए। एनडीए अब ये इतना ही कहेगी गुड बाय, और उसके बाद चुनाव में वो पूरी तरीके से तैयार है। 1-2 सीटों से बस यही है कि एनडीए चाहती है कि जो हमारे साथ रहा हो हम उसको छोड़े ना। ये एक बात है कहीं ना कहीं, लेकिन जब हम आपको रखना चाह रहे हैं लेकिन आप रहना ही नहीं चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब इसी नहीं, ऐसे में देखिए चिराग पासवान ने काफी लंबा इंतजार भी किया है। अब इस बात को भी समझना होगा भाई, जब आप केंद्र में थे भाई, पशुपति पारस केंद्र में मंत्री थे, उनको एक अच्छा खासा दर्जा दिया गया, तो अब तो बारी तो अब सबको मिलेगी ना। तो ऐसा तो है नहीं चिराग पासवान को अनदेखा कर दिया जाए अरविंद जी को। तो ऐसे में देखिए चिराग पासवान ने लंबा इंतजार किया, अब उसको उसका फल भी मिल रहा है चिराग पासवान। बिल्कुल, तो साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लंबा इंतज़ार तो करना पड़ा है,
एक इस लंबे इंतज़ार के बावजूद भी इंतज़ार की भी एक सीमा होती है और बेइंतहा इंतज़ार कभी कभी कुछ नुकसान दे जाता है। तो ऐसे में अब इंतज़ार की नहीं बल्कि इम्तहान की घड़ी है और इस इम्तहान में जो पास करेगा वही सदन पहुंचेगा। तो ऐसे में अब बिहार की 40 सीटें लगभग तय है। घटक दल भी तैयार हैं और घटक दल में जीतन राम मांझी हैं, वो उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार की पार्टी है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों के बीच में अब पशुपति पारस, पहले भी कहा गया भाई आप लोग एकजुट हैं, आप दोनों पार्टियां एक ही हैं। आप अलग बात है कि आप लोगों के अंदर जो वैचारिक मतभेद है या पारिवारिक मतभेद है तो उससे एनडीए को कोई लेना देना नहीं, वो आपकी अंदरूनी लड़ाई है। लेकिन दोनों को अगर चिराग पासवान के साथ पशुपति को भी तवज्जो दिया गया, आपको 5 साल के लिए केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया, आपके जो सीटें हैं वो लगभग फाइनल की गई। लेकिन अब आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाएगी कि आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को लेकर के तो कह सकते हैं कि क्या पार्टी कार्यालय में कुछ हलचल है? आप पार्टी कार्यालय में बहुत हलचल है और हलचल के साथ साथ कई ऐसे प्रवक्ता हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अभी जो बैठक हुई है, बैठक के बाद हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं और इनसे जानेंगे सर अभी जो बैठक हुई है उस बैठक से क्या कुछ खास निकल के आया है। देखिए, हम लोग जो एनडीए घटक दल के लोग हैं उन सबका हम प्रॉपर सम्मान करते हैं, हम उनको अपने साथ रखते हैं और हम उनके सम्मान का ख्याल भी रखते हैं। अगर पारस जी के साथ जो बात हुई है अगर वो सार्थक हुई तो पारस जी हमारे साथ होंगे। लेकिन जिस सम्मान की बात कर रहे हैं, 5 सालों तक आपने उनको केंद्रीय मंत्री बनाए रखा है, इससे बड़ा सम्मान क्या मिलेगा? इससे बड़ा सम्मान क्या मिलेगा कि आपने उनके भतीजे चिराग पासवान को से ज़्यादा उनको तवज्जो दी गई। तो क्या आपस में दोनों अगर मिल जाते, एनडीए में रहते तो शायद ये कुनबा बड़ा होता। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है और प्रदेश का नेतृत्व है इस बात की चिंता कर रहा है, उनको प्रॉपर सम्मान दिया जाएगा और वो हमारे साथ होंगे। मतलब कह सकते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में वो कहीं नहीं जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता है कहीं वो जाएंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल तो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल तो रहे हैं, इसलिए मेरा पूरा उम्मीद है कि वो हमारे साथ होंगे। हमारे एंकर हैं मनीष कुमार वर्मा, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो खुले तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पे नाराज़गी जाहिर की है। देखिए, आदमी की इच्छा पूरी नहीं होती है। देखिए, महत्वाकांक्षा तो हर आदमी के पास है, आदमी की इच्छा पूरी नहीं होती है तो आदमी अपना उद्गार व्यक्त करता है। उद्गार उनको सही प्लेटफॉर्म पर व्यक्त करना चाहिए तो उनका सम्मान किया जाएगा। सार्वजनिक रूप से उद्गार व्यक्त करेंगे तो कठिनाई भी है। हाँ, तो उनको सही प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखनी चाहिए, उनकी बात सुनी जाएगी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी सबकी चिंता करते हैं, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास है, इसलिए सब मिला करके वो अच्छा ही होगा। बिल्कुल, तो सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से ही एनडीए चलती है और खास तौर पे लेकिन कुल मिलाकर ये मूल मंत्र ही कुल मिलाकर प्रवक्ता जी के बातों से ये तो समझ में आ गया कि अब जो है एनडीए अब दूसरे मूड में है। एनडीए का भाई साफ तौर पर यह है कि बिहार में उसका कुनबा बढ़ा है जेडीयू के आने से। तो अब ऐसे में अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी भी जान रही है कि इतनी सीटें वो दे नहीं सकती है और पशुपति पारस को जो है अब थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। जिस तरह से जीतन राम मांझी हैं उनको एक सीट दी गई भाई, इधर हम पार्टी को एक सीट दी गई, इधर उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दी गई। तो पशुपति पारस से भी कहा गया है भाई कि आप अपनी एक सीट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको लेकर अब फिलहाल एनडीए साफ है कि अगर जिसको रहना है रहे, अदरवाइज वो अब तो क्या नाम है एनडीए पूरे मूड में है कि अब किसी के साथ मान मनोबल नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।